बोल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भैया क्रांति लानी है तो शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। योग क्रांति के बाद इस आर्थिक क्रांति की ओर ये मात्र एक टैक्सेशन में रिवॉल्यूशनरी चेंज का ही प्रश्न नहीं है। एक पूरी इकोनॉमी में, हमें पूरी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाना होगा। और राजनेताओं की बहुत आलोचना कर रहे थे हमारे सुभाष लखोटिया जी, लेकिन हमारे बीच में राजनीति की जो शिखर पुरुष है ऐसे अरुण जेटली जी, उनके पास जो समझ है, मैं किसी पद सत्ता सिंहासन की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी गहरी समझ इनकी है, काश वो समझ देश के नेताओं की हो जाती तो देश आगे, बहुत आगे होता। हर दृष्टि से, हर दृष्टि से उतनी गंभीरता, उतनी प्रामाणिकता और एक निस्वार्थ चिंतन। मैंने पहली बार आदरणीय श्री आहूजा जी को सुना और ये कौन सी क्रांति आ गई? जब बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं। तो जितने यहाँ भीतर बैठे हैं हमारे सीए भाई बहन, उससे ज्यादा बाहर बैठे, आप एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। वो बात तपस्या करो, जगह छोटी पड़ गई, इसका मतलब क्रांति आएगी। और गिरीश आहूजा साहब ने जिस तरह से बातें रखी, मुझे लगता है साल में एक बार उनका स्पेशल प्रोग्राम कराना चाहिए। आप लोग स्ट्रेस फ्री रहे, माने जब आर्थिक मुद्दों की बात आती है, आपने देखा होगा विधानसभाओं लोकसभाओं में जब बजट पास होता है तो बहुत से सांसद होते रहते, लेकिन यहाँ जब आहूजा जी बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि जो है इनके मुख से तो इनके भीतर तो साक्षात सरस्वती का अवतरण है। और हमारे भाई संजय जी और भाई अनुज जी ने जो प्रयास किया, नाम अनुज है, एक बार सबका की ओर से उसको भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत ऊर्जावान है और एक बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ी पहल की में वो सदा अग्रणी रहते हैं। आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने एक बहुत गहरी बात कही है। यहाँ से जब मैं बोलता हूँ तो कहते हैं अरे बाबा जी बोल रहे, बाबा जी को अर्थशास्त्र का क्या पता। ये बड़ी विचित्र बात। लखोटिया साहब, आपका लोगों की कहना होगा इनको लखोटिया साहब करना मुझे। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। जो भी टैक्स के ऊपर डिबेट करते हैं ना, बोलते हिंदुस्तान के लोगों को जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन सिस्टम, उसका पता नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था जैसे वही लोग चला रहे। देश की अर्थव्यवस्था 125 करोड़ हिंदुस्तानी चलाते हैं, वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, कारीगर है, जो भी है। आर्थिक नीतियां बनाना, टैक्सेशन की पॉलिसीज बनाना, ये डिफरेंट मैटर है और पॉलिसी उनके हित में बननी चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था वाशिंगटन कॉन्सेंसस से चल रही है, एफडीआई से चल रही है, सेंसेक्स से चल रही है। चीजें बदलनी चाहिए और बदलेगी। मैं कुछ बातें आज आर्थिक परिप्रेक्ष्य में रखूंगा। मैंने कहा, प्रोफेसर अनुपाल जी ने कहा, देश में काले धन की अर्थव्यवस्था ना होती, भ्रष्टाचार ना होता तो देश कहां होता? चीन से दुगनी हमारी जीडीपी होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर अनुपाल जिनकी पूरी जिंदगी लग गई अर्थशास्त्र को पढ़ने में, समझने में। और मैं यहाँ कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, चीजों को ठीक से समझो। देखो, मेरे से बोले बाबा ये प्रपोजल कैसे तैयार किया? मैंने कहा मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों के साथ बात की है। आपने पढ़ाई करते समय कितने लोगों से ज्ञान लिया होगा जी?
मैंने 1000 से ज्ञान लिया है। 1000 अर्थशास्त्रियों से ज्ञान लिया है। हमारे यहाँ तो श्रुति परंपरा सबसे बड़ी ज्ञान की परंपरा। 1000 जो टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बात की है। उसके बाद ये कुछ बातें आपके सामने रखी है। 10 गुना ज्यादा अब भी हिंदुस्तान को ले जा सकते हैं। हम 67 सालों में नहीं ले जा पाए, लेकिन हम आने वाले 5 से 10 साल में हिंदुस्तान को चीन और अमेरिका से आगे ले जा सकते हैं। हमारे देश में स्ट्रेंथ है। अब कहते हैं जी ये तो ठीक नहीं हो सकता जी, ये तो बहुत जटिल तंत्र है। अरे जटिल तंत्र है, कुटिल तंत्र है, षड्यंत्र है, सब ठीक होगा। इच्छा शक्ति चाहिए। आदरणीय प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने बहुत गहरी बात कही, चीजों को समग्रता से बदलना पड़ेगा। करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट एग्जीक्यूटिव्स, ये 3 की तिकड़ी का तिगड़म खत्म करना पड़ेगा और तब हिंदुस्तान में बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए मात्र कोई एक टैक्स सुधार की बात नहीं है, एक बड़ा परिवर्तन तो समग्रता से ही लाना पड़ेगा। मैं कुछ तथ्य आपके बीच में रखता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण, पारदर्शी, उसको जस्टिसफुल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, स्वदेशी बनाने के लिए आज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, इकोनॉमिक एंड सोशल इंबैलेंस, इतना ज्यादा गैर बराबरी, 1 लाख से कम, मैंने एक दिन पूरा डेटा पढ़ा, 70,000 लोगों के पास करीब इतनी संपत्ति है, उतनी 125 करोड़ लोगों के पास नहीं। माने 1 लाख बनाम 125 करोड़ का हिंदुस्तान। आपने किया क्या है आर्थिक नीतियों में? आप लोग कहते हैं कि वो जिन लोगों के पास इनकम कम है उनके पास दिमाग कम है। अरे हम भी अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए। हम लोग 5वीं क्लास तक मुफ्त में पढ़े हैं। 6ठी क्लास में गए थे तो 2 रुपए का जो फीस लगा था। गरीब आदमी में दिमाग कम नहीं है, उसको अवसर नहीं दिए गए, उसको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया गया, अच्छा एनवायरमेंट नहीं दिया गया। अरे हम तो लड़ झगड़ करके यहाँ पहुंच गए और अभी भी लड़ रहे हैं और जब तक श्वास है लड़ते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को इंसाफ, न्याय, हक मिले। और इसलिए मैंने कहा, इसलिए हमने इसका नाम रखा आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, वो मिलना चाहिए। अब हो क्या रहा है अर्थव्यवस्था में? काला धन, जिसके लिए प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने सारी बात कह दी। और ये सारी बातें मैंने उनके साथ कम से कम नहीं होगा तो सैकड़ों घंटों की उनके साथ में बात मुलाकात की, सैकड़ों घंटे, कई सौ घंटे बैठा हूं, मैंने उनका समय लिया। और अब यहाँ आने से पहले भी करीब 7-8 घंटे उनके साथ बैठा। ये जो कोई अपने आंकड़े नहीं भैया, जो उन्होंने सारे क्योंकि बता चुके हैं, उसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। चाहे वो प्रोफेसर कैल्डोर की बात हो, मानसिक कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, और खुद उन्होंने उसके ऊपर बहुत अध्ययन किया, वो सारी चीजें रखी हुई। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। आज क्या हो गया भैया? 1000 सालों तक हम दूसरों से लुटते रहे, 67 सालों से अपनों से लुटते रहे, चीजें खराब होती गई और अब इसको ठीक करना ही पड़ेगा। टैक्सेशन टेररिज्म और इकोनॉमिक एनार्की इस देश में चल रही है। ये 2 शब्द देखने में बड़े खतरनाक हैं, लेकिन है यही। ये टैक्सेशन का टेररिज्म और इकोनॉमिक एनार्की देश में चल रही है, पूरा देश ध्वस्त हो गया है। अब बनाना कैसे है? और बहुत से लोगों को पता नहीं कि बात कहां खड़ा है। मैंने जब ये पूरी जो आर्थिक संस्थाएं हैं जो वैश्विक लेवल पर सारी स्टडी करती है, जब मैंने देखा, अरे हमारे को रखा गया 99वें स्थान पर, केनिया को रखा गया 100वें स्थान पर। माने हम केनिया से 1 कदम आगे हैं। केनिया अफ्रीकन कंट्री, और हम कहते हैं मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान तो अच्छा है, हिंदुस्तानी तो अच्छे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक नीतियां और कर नीति अच्छी नहीं है। वो चीजें अच्छी हो जाएंगी फिर हिंदुस्तान नहीं पहुंच जाएगा। ये खाली भावनात्मक प्रश्न नहीं है। और मैंने IFC के, BWC के और तमाम फोब आदि की सारी चीज जो पहले बताई जा चुकी है,
पीडब्ल्यूसी कहता है 184 देशों में भारत के ओवरऑल रैंकिंग 158 कंट्री के रूप में रखी। टोटल टैक्सेशन में 62.8, ये 2-4% होता रहता है, एवरेज हम 60% मान सकते हैं। टाइम टू कंप्लाई में हमारा 243 घंटा। नंबर ऑफ पेमेंट्स में 33 बार। फोर्ब्स ने व्यापार करने वाले सर्वश्रेष्ठ देशों में हमारा नाम 98 देश पर, और आईएफसी की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हमारा 173वें स्थान पर। और माने कहीं पर व्यापार शुरू करना हो तो हमसे 172 देश आगे, हम 173वें नंबर पर खड़े हुए हैं। पूरी कहां हम खड़े हैं, जिसको बोल रहे थे कि हम पीछे से फर्स्ट हैं। और व्यवसाय कहीं पर आपको बिजनेस चलाना है तो उसमें 137वें स्थान। 9 लाख करोड़ रुपए सरप्लस मनी पड़ा हुआ है। कंपनी कहते हैं हमको इन्वेस्ट नहीं करना। टाटा बयान देते हैं कि हमें जो है बांग्लादेश में काम करना है तो 7 दिन लगते हैं और यहां काम करना है तो 7 साल लग जाते हैं। कैसे देश आगे बढ़ेगा? चीजें बहुत खराब है और सब कहते हैं कि ये चीजें चलते ही तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने भी कहा कि हिंदुस्तान की जीडीपी पर कैपिटा इनकम, हमारी ग्रोथ रेट सब कुछ 10 गुना, कुछ चीजें 10 गुना नहीं, औसत रूप से अर्थव्यवस्था में हम 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते चीन के साथ। देखो, मैंने 1978 का डेटा मंगवाया, जब से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर अपने क्रांतिकारी परिवर्तन की। 13,49,000 करोड़ रुपए की उनकी जीडीपी, हमारी जीडीपी 13,52,000 करोड़ की, माने हम उनसे आगे थे 1978 में। आज हम कहां हैं? 505 लाख करोड़ की जीडीपी की जो है उसकी चीन की, और हमारा 114 लाख करोड़। कहां खड़े हैं भैया? और एक्सपोर्ट में उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चीन का लगभग बराबर था, थोड़ा 5-7 हजार ज्यादा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 61,000 करोड़ का उसका था, 53,000 करोड़ का हमारा। आज उसका एक्सपोर्ट वो 153 लाख करोड़ का और हमारा 19 लाख करोड़ का। अब मैं ये सबको आज मैं दे भी रहा हूं, आप लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर, जैसा कि आदरणीय आयुष साहब ने कहा, ये कोई इंपोज नहीं कर रहे, एक मंथन कर रहे हैं। सोचो ना भैया, इसमें कोई कमी है, खामी है, बात करो ना, क्या दिक्कत है? निष्कर्ष के रूप में हमें 3 चीजों से देश चलता, उनको ठीक करना पड़ेगा। नीतियां, नेतृत्व और नियत। सबने इस बात को कहा है, बहुत जरूरी है। पेपर पर चीजें बनना एक अलग बात है, लेकिन नियत, नैतिकता, और वो लेकर के आएंगे हमारे देश में, हम क्यों नहीं लेकर के आ सकते? वातावरण अच्छा बनाएंगे, और बन रहा है वातावरण। देखो चारों तरफ, जैसे कि अरुण कुमार जी ने कहा कि निराशा का वातावरण जरूर था, लेकिन अब देश में आशा बंधी है। और मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2014 में हिंदुस्तान का ऐसा नेतृत्व आएगा जो हिंदुस्तान में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, हौसले के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ। यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन भैया सारी चीजें तय वहीं से होती है हमारी। देखो, घर की चीज से शुरू करो। आपकी टंकी में जो पानी आता है ना, वो राजनीति से आता है। आपके घर में लाइट आती है, राजनीति से आती है। सड़क आप बना सकते हैं, लेकिन चलेंगे किधर? दाएं चलेंगे या बाएं चलेंगे? ये राजनीति तय करती है। आप बाएं तरफ क्यों चलते हो जी? मैं आपसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोगों ने, आप सड़क पर बाएं तरफ क्यों चलते हो, दाएं तरफ क्यों नहीं चलते? कानून बना रखा। अमेरिका में दाएं तरफ चलते। आप अब इस चीज का दबाते हो तो लाइट ऑन करने के लिए नीचे की तरफ दबाते हो, क्यों ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ क्यों दबाते हो? अमेरिका में ऊपर की तरफ क्यों दबाते हैं? उन्होंने कहा हमें अंग्रेजों का अंधानुकरण नहीं करना। अंग्रेज बाईं तरफ चलता, हम दाईं तरफ चलेंगे। वो नीचे की तरफ से हम ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि 10 करोड़ लोग वहां मारे गए तो बड़ी क्रांति हुई। खैर अलग बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूं अब ये कि हमको देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना, पॉलिटिकल विल के बिना ये कुछ भी नहीं बदल सकता। ये खाली एक प्रस्ताव रह जाएगा, हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बदलना तो वहीं से पड़ेगा। और हम राजनीति को भी बदलेंगे और कर नीतियों को भी बदलेंगे। ऐसा संकल्प होना चाहिए, तो देश बदलेगा।